बरगद का यह पेड़ जंगल में सबसे ऊंचा था। इसी की एक मजबूत डाल पर रानो चिड़िया का घर था। उसके प्यारे बच्चे कुक्कू और गुड़िया रोजाना वहाँ खेलते थे। सब कुछ अमन और सुकून में था। बच्चों, आप दोनों खूब खेलिए, लेकिन इस बरगद से दूर कहीं मत जाना। ये हमारा किला है। जी माँ, हम कहीं नहीं जाएंगे। उसी वक्त बरगद की खोखली डाल से उल्लू बाबा बाहर आते हैं। उनका चेहरा। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। ज़बीन, शाजिया, अयान खान, साहिल, वंदना अग्रवाल। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। फिक्रमंद था। बेटी रानो, जरा मेरी बात सुनो। कहिए उल्लू बाबा, आप परेशान लग रहे हैं। रानो, बरगद की जड़ों में कोई पुराना राज छुपा है और उस राज की हिफाजत एक बड़ा जहरीला काला नाग करता है। तुम अपने बच्चों को नीचे की तरफ कभी मत जाने देना, खतरा करीब है। क्या? जी बाबा, मैं ध्यान रखूंगी। अगले दिन रानो दाना पानी लेने दूर चली जाती है। कुक्कू भाई, मुझे नींद नहीं आ रही। आओ, एक नया खेल खेलते हैं। ठीक है। दोनों बरगद की मोटी जड़ों के पास वाली खोखली जगह में झांकते हैं। अंधेरे में उन्हें एक अजीब सी चमक दिखाई देती है। अरे, ये क्या है? इतनी खूबसूरत रोशनी। भैया, कल उल्लू बाबा ने कहा था कि यहाँ कोई राज है। कहीं यही वो राज तो नहीं? हमें देखना चाहिए। नहीं गुड़िया, माँ ने मना किया है। माँ को पता नहीं चलेगा, बस एक नजर चलो। कुकू और गुड़िया जिज्ञासा के मारे चुपके से उस खोखले हिस्से में उतर जाते हैं। चमक और तेज हो जाती है। जैसे ही वे पास जाते हैं, उन्हें समझ आता है कि वह चमक नाग के कई सारे अंडों से आ रही है। और तभी जमीन पर पत्तों की सरसराहट होती है। काला नाग अपने फन को फैलाए उनके सामने आ खड़ा होता है। शैतान चिड़ियों के बच्चों, तुम मेरे राज को देखने की जरूरत कैसे कर सकते हो? अब तुम कहीं नहीं जाओगे। नागराजा, हमें माफ कर दो, हम तो बस। हमें जाने दीजिए। अब तुम मेरे मेजबान होंगे। नाग उन्हें अपने जहरीले घेरे में फंसा लेता है। दोनों बच्चे खौफ के मारे चीखने लगते हैं। रानो चिड़िया जैसे ही घोंसले पर पहुंचती है, उसे बच्चों की दर्द भरी चीख सुनाई देती है। उसका दिल डूब जाता है। मेरे बच्चे, कुकू, गुड़िया। वह तेजी से नीचे आती है और नज़ारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नाग देवता, प्लीज मेरे बच्चों को छोड़ दो, वे नादान हैं, उन्हें जाने दो। अब बहुत देर हो चुकी है रानो। तुम इन दोनों को मेरे रात के खाने से नहीं बचा सकती। रानो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह समझ जाती है कि लड़ाई जरूरी है, लेकिन वह अकेली नहीं कर सकती। बिना एक पल गवाए रानो सीधे अपने पड़ोसी कालू कौवा और गोड़ी कौवी के पास जाती है। कालू भाई, गोड़ी बहन, मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए। मेरे बच्चे सांप के कब्जे में हैं। प्लीज आप लोग उस पर हमला करके उसका ध्यान भटकाओ। रानो, ये आपका निजी मामला है। नाग से कौन पंगा ले, वो बहुत खतरनाक है। हाँ रानो, हमें अपने बच्चों की फिक्र है। सॉरी, हम अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। क्या आपको जरा भी अफसोस नहीं है? हम मजबूर है रानो बहन। कालू और बोरी मुंह फेर लेते हैं। रानो निराश होकर आगे बढ़ती है। रानो फिर हरिया तोता और हरियाली तोती के पास जाती है, जो मीठे फल खा रहे थे। हरिया भाई, हरियाली बहन, आप दोनों तेज उड़ते हैं, प्लीज मेरी मदद करो। अरे रानो, ये सांप वाप का चक्कर बहुत डेंजरस है। हाँ रानो, हमें सांप का नाम सुनकर ही बुखार आ जाता है। आप किसी और से मदद मांगिए, हमें माफ करना। ठीक है, आप सब सिर्फ अपने में मग्न हैं। रानो का दिल टूट जाता। आखिर में रानो बंटी कबूतर और बबली कबूतरी के पास जाती है, जो आराम कर रहे थे। बंटी भाई, आप बहुत ताकतवर हैं, प्लीज मेरी मदद करो। रानो,
इस वक्त हम अपनी दोपहर की नींद ले रहे हैं, सुबह उठकर देखेंगे। हाँ रानो, और वैसे भी हम पक्षी हैं, लड़ने वाले नहीं। ये जंगल का नियम है। लानत है आप सब पर, आप सब कितने खुदगर्ज हैं। रानो अब तन्हा थी, मगर उसका हौसला कम नहीं हुआ। रानो वापस बरगद के पास आई। उसने देखा कि कुकू और गुड़िया रो रहे थे। कोई बात नहीं रानो, जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब माँ का प्यार ही सबसे बड़ी ताकत होता है। मुझे अपने बच्चों को बचाना ही होगा। रानो ने उल्लू बाबा की चेतावनी याद की। उसने अपने आसपास गौर किया। तभी उसकी नज़र बरगद की डालियों पर रेंगती हुई चींटियों के एक बड़े झुंड पर पड़ी। यही है मेरी उम्मीद। नाग को सबसे ज्यादा चींटियों से नफरत है। रानो घोंसले के पास से एक सूखी टहनी उठाती है। वह बहुत खामोशी से लाल चींटियों के रास्ते को टहनी से सांप के बिल की तरफ मोड़ना शुरू करती है। क्यों रानो, किसी ने मदद नहीं की? अब अपने बच्चों का अंतिम संस्कार देखने की तैयारी करो। माँ, मान जाओ। माँ, आप भाग जाओ, हमें अब कोई नहीं बचा सकता। बच्चों, हिम्मत रखो, बस थोड़ी देर। जैसे ही चींटियां नाग के अंडों के पास पहुंचती है, नाग को खतरा महसूस होता है। वह अंडों को देखने के लिए मुड़ता है। ये क्या, जंगलों के शैतान! अब रानो का वक्त था। चींटियों ने नाग पर हमला बोल दिया। नाग दर्द से तिलमिला उठता है। भागो बच्चों! जैसे ही नाग का ध्यान भंग होता है, गुड़िया कुकू अपनी फुर्ती से उड़ जाते हैं। रानो तेजी से सांप की पूंछ पर जोर से चोंच मारती है। रानो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रानो और उसके बच्चे तेजी से ऊपर उड़ जाते हैं। चींटियों के काटने से नाग बहुत परेशान हो जाता है। वह समझ जाता है कि अब यहाँ रहना खतरनाक है। वह अपने अंडे लेकर वहाँ से निकल जाता है। मेरे बहादुर बच्चे, तुम दोनों सेफ हो। माँ, आपने हम सबको बचा लिया। आपने अकेले ये लड़ाई जीती माँ। रानो, आपकी बहादुरी और अक्लमंदी ने जीत हासिल की। माँ का प्यार सबसे बड़ा हथियार है। कालू, गोरी, हरिया और बंटी दूर से यह सब देखते हैं। उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। मेरे बच्चों, जिज्ञासा अच्छी है, लेकिन सुरक्षा पहले। अगर हम हद पार करते हैं तो खतरा आता है। और हाँ, याद रखना, मुश्किल वक्त में कोई साथ दे या ना दे, अपना हौसला और अकल ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। उस दिन के बाद रानो और उसके बच्चों का उस बरगद पर विश्वास और मजबूत हो गया, और जंगल के बाकी पक्षियों ने भी एकता का सबक सीखा। ये था बरगद के राज का अंत। रानो चिड़िया बूढ़ी फाख्ता के साथ ही रहा करती थी। बूढ़ी फाख्ता अब कुछ ज़्यादा ही बीमार रहने लगी थी। रानो बेटी, मुझे लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया है। तुमने मेरी बहुत सेवा की है। ये घर मैं तुम्हें देती हूँ। माँ जी, ऐसी बातें मत करें, आपको कुछ नहीं होगा। कुछ देर बाद बूढ़ी फाख्ता की आंखें बंद हो जाती हैं। सारे जंगल में ये बात फैल जाती है। फाख्ता भी चल बसी है, बेचारी। मिठू जी, वो अब बूढ़ी हो चुकी थी, जाना तो था ही उसने। अब उसका घर कौन लेगा? सुना है रानो चिड़िया ने बहुत सेवा की है उसकी। हाँ, फाख्ता भी ने रानो चिड़िया को अपनी बेटी बनाया था। कालू जी, सुना है फाख्ता भी चल बसी है, अब उसका घर कौन लेगा? गोरी, हमें कोई प्लान बनाना होगा। हम कब तक इस टूटे घोंसले में रहेंगे? कालू जी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। गोरी कालू के कान में कुछ बताती है। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो हम चलते हैं। कालू कप्पा और गौरी कफी अपने घर से निकलते हैं। बाहर जंगल में बारिश हो रही थी। वो बारिश में उड़ते हुए जाते हैं और बूढ़ी फाख्ता के घर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। चल भी चिड़िया, अब निकल इस घर से। क्या कालू भाई, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं इस घर से क्यों निकलूं? ये घर फाख्ता भी मुझे देकर गई हैं। फाख्ता भी ये घर तुम्हें कैसे दे सकती हैं? उसने तो ये घर पहले ही हमें बेच दिया था। झूठ बोल रहे हो आप। मैं इस घर से कहाँ जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। दो लगाऊंगा कान के नीचे और तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। चल निकल यहाँ से। कालू कौवा चिड़िया को धक्का देता है और घर से बाहर निकाल देता है।
इस तेज बारिश में मैं कहाँ जाऊंगी? मुझ पर रहम करो, मुझे अंदर आने दो। कौवे घर के अंदर जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं। कालू जी, वैसे मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया है, क्यों ना हम इस छोटी चिड़िया को अपना नौकर बनाकर रख लें। हाँ, पहले फाख्ता बी की नौकर और अब हमारी नौकर। वो दोनों हंसने लगते हैं। प्लीज दरवाजा खोलो। गोरी कौवी और कालू कौवा बाहर आते हैं। अगर तुम घर के अंदर आना चाहती हो तो सिर्फ एक शर्त पर ही आ सकती हो। वो क्या? तुम्हें घर का सारा काम करना होगा और जो हम कहें वो करना होगा। रानू चिड़िया सोचती है, बारिश के मौसम में तो मुझे इनकी बात माननी होगी, बाद में देख लूंगी इस गोरी और कालू को। हाँ, मुझे मंजूर है, प्लीज मुझे अंदर तो आने दो। फिर वो कौवे रानू चिड़िया को घर के अंदर ले जाते हैं। बारिश झमझम बरस रही थी। रात हो जाती है। कौवा और कौवी तो घोंसले में लेटकर सो जाते हैं, जबकि रानू चिड़िया जमीन पर लेट जाती है। कैसा ज़माना आ गया है, ना जाने इन कौवों से मैं अपनी जान कैसे बचाऊंगी। ये कौवे इस घर को भी बर्बाद कर देंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सुबह हो जाती है, मगर बारिश अभी भी बरस रही थी। रानो, चलो जल्दी से घर की सफाई करो और फिर हमें जंगल जाकर मीठे फल ला कर दो। रानू चिड़िया घर की सफाई करती है और फिर बारिश में ही मीठे फलों की तलाश में निकल जाती है। वो कभी इधर जाती तो कभी उधर। आखिर उसे मीठे फलों का पेड़ मिल ही जाता है, मगर उस पर एक भी मीठा फल ना था। रानू चिड़िया फिर से उड़ती है और उसे एक जगह पर कुछ दाने नजर आते हैं। रानू चिड़िया वो दाने उठाती है और घर वापस आ जाती है। ये क्या सूखे दाने उठा लाई हो? मैंने मीठे फल का बोला था। मीठे फल का पेड़ बिल्कुल खाली था, पक्षियों ने सारे मीठे फल तोड़ लिए हैं। मैं मीठा फल कहाँ से लाऊं? जहाँ से मर्जी ला, मुझे तो मीठा फल ही चाहिए। रानू चिड़िया बारिश में भीगते हुए तोते के घर जाती है। रानू चिड़िया तोते के दरवाजे पर दस्तक देती है। इतनी तेज बारिश में कौन हो सकता है? मिठू जी, कौवे ही आए होंगे कुछ मांगने के लिए, और कौन हो सकता है? मैं जाकर देखता हूँ। तोता दरवाजा खोलता है। रानू बहन, आप यहाँ? सब ठीक तो है? मुझे बहुत ठंड लग रही है। तोते भैया, पहले मुझे अंदर आने दे। आइए आइए रानू बहन, अंदर आ जाइए। तोता रानू चिड़िया को अपने घर ले जाता है। रानू बहन, क्या हुआ है? रानू चिड़िया सारी बात तोते और तोती को बताती है। वो दुष्ट कौवे कभी नहीं सुधरेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही चील रानी ने उनको बहुत मुश्किल से छोड़ा था और अब फिर से वही काम शुरू कर दिए। मुझे लगता है उनका बाहर दिल नहीं लगता। तोते भैया, अब आप ही बताएं, मैं क्या करूं? रानू बहन, उस घर पर आपका हक है। इस तरह तो सब पक्षी मुझे लालची समझेंगे। रानू चिड़िया, तुम बस 2 दिन सब्र करो। सुना है 2 दिन तक बारिशें हैं। मैं एक और फाख्ताबी को जानता हूँ जो बिल्कुल फाख्ताबी जैसी ही दिखती हैं। अगर हम उनको भूत बनाकर कौवों के सामने लाएं तो वो सब मिलकर एक योजना बनाते हैं। तोते भैया, फिर तो बहुत मजा आएगा। 2 दिन गुजर जाते हैं। एक रात रानू चिड़िया और कौवे सोए हुए थे कि उन्हें डरावनी आवाजें आने लगती हैं। गोरी कौवी डरकर उठ जाती है। हाय कालू जी, उठे कालू जी, भूत! अचानक तेजी से दरवाजा खुलता है। हाय कालू जी, मैं मर भी गई, इस कालू की आंख नहीं खुलेगी। गोरी कौवी पास पड़ा गिलास उठाकर कालू कौवे के मुंह पर मारती है। क्या हुआ? क्या हुआ? भूत! कालू जी, सामने देखे, फाख्ताबी का भूत! ये घर मेरा है, मेरा। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम जा रहे हैं। फाख्ताबी, हमें जाने दो, हमें माफ कर दो। नहीं, मैं कितने दिनों से प्यासी हूँ। मैं तुम दोनों का खून पीऊंगी। अभी मरे हुए दिन ही कितने हुए हैं जो प्यासी भी होगी। बदतमीज गोरी, क्या बोला? कुछ नहीं, कुछ नहीं। गोरी कौवी और कालू कौवा खिड़की से ही बाहर भाग जाते हैं और दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखते। रानू चिड़िया और फाख्ता हंसने लगती हैं। शुक्रिया फाख्ताबी, आपको देखकर दिल खुश हो गया। आप बिल्कुल मेरी फाख्ता माँ जैसी हैं। बेटी, मैं भी तुम्हारी माँ ही हूँ। जब भी तुम्हारा दिल करे मुझसे मिलने आ जाया करना। आज रात आप मेरे पास ही रुक जाएं।
बच गए गौरी, आज तो बच गए। देखो कहीं फाख्ताबी की आत्मा हमारे पीछे तो नहीं आ रही। गौरी कवि अपनी आंखों पर पंख रखकर बैठ जाती है। नहीं, मैं नहीं देखूंगी। कौवे बहुत ज्यादा डरे बैठे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल के एक कोने में कालू कौवे की एक छोटी सी दुकान थी, जहाँ पर वो गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़ा बनाकर बेचता था। उसकी पकौड़ियों की खुशबू इतनी लाजवाब होती कि दूर दूर से जानवर और परिंदे खींचे चले आते थे। आइए, गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़ा खाइए। कुरकुरे भी हैं, चटपटे भी हैं। एक बार खाओगे बार बार आओगे। अरे कालू, जल्दी जल्दी बेचना, आज मुझे नई साड़ी लेनी है। कमाई मुझे थोड़ी तगड़ी चाहिए। अरे गौरी, परेशान क्यों कर रही है? बेच तो रहा हूँ, क्या तुझे बेच दूं? आई बड़ी, जब देखो ये चाहिए वो चाहिए। चल काम में हाथ बटा, ज्यादा बकवास ना कर। गौरी कवि चुपचाप जल्दी जल्दी काम करवाने में लग जाती है। तभी मिठू तोता उड़ता हुआ आता है। अरे कालू भाई, तेरे पकोड़े ने तो जंगल में खुशबू फैला रखी है, जल्दी से एक प्लेट बना दे। कालू कौवा जल्दी से मिठू तोते को एक प्लेट बनाकर देता है। ओफो, क्या बनाया है कालू भाई, तुम्हारे स्वाद ने तो दुनिया जीत ली है। पूरा दिन कालू कौवा मेहनत करने के बाद थका हारा घर लौटता है। गौरी कवि घर में पहले से पहुंच चुकी थी। कालू, कितने पैसे कमाए आज? बिना पैसे दिए घर के अंदर नहीं घुसने देना मैंने तुम्हें। अरे गौरी, थका हुआ हूँ, थोड़ा पानी तो दे दो। दिन भर गर्मी में काम किया है, थोड़ा चैन से सांस तो लेने दो। चैन? जब शादी की थी तब कहाँ था ये चैन? अरे तेरे साथ पूरी जिंदगी काटी है, किन किन मौसमों को नहीं देखा मैंने। अब पहले कमाई दे, उसके बाद ये बहाने बनाना। कालू कौवा गौरी कवि को अपनी कमाई देता है और फिर कालू कवि को घर में एंट्री मिलती है। गौरी कवि की एक बेटी थी जो बहुत मासूम थी, लेकिन गौरी कवि को बेटा चाहिए था, इसलिए वो अपनी बेटी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। पापा मुझे भूख लग रही है। चुप कर जा, जब देखो भूख लग रही है। जा जाकर पहले बर्तन धो ले, उसके बाद कुछ खाएंगे। कालू, बाहर से ही कुछ ले आना, मेरा मन नहीं है, पंख दर्द कर रहे हैं, मैं जा रही हूँ सोने। ऐसा कहकर गौरी अपने घोंसले में लेट जाती है, लेकिन कालू कौवा अपनी बेटी भूरी को ब्रेड पकोड़ा देता है। कालू कौवा अब दिन रात मेहनत करता, लेकिन गौरी कवि उसकी मेहनत से खुश नहीं थी। एक दिन गौरी कवि चुपचाप कालू कौवे की सारी कमाई लेकर भाग जाती है। कालू कौवा अब बिल्कुल अकेला था। अरे सारे पैसे कहाँ चले गए? पापा, मम्मा सारे पैसे ले गई और कहकर गई है कि उन्हें ढूंढने की कोशिश ना करना, वो कभी वापस नहीं आएंगी। हे भगवान, इस गौरी के दिमाग में कीड़े पड़ गए हैं। मुझे तो पहले से यकीन था ये गौरी बिल्कुल वफादार नहीं है। कालू कौवा अब बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। एक दिन रानो चिड़िया घोंसले में बैठी हुई कालू कौवे के बारे में ही सोच रही थी। मम्मा, आप क्या सोच रही है? घर में तो भोजन भी नहीं, आप दाना लेने भी नहीं गई, ना जाने कौन सी सोच में डूबी है। मम्मा, क्या आज मैं आपके लिए भोजन ले आऊं? नहीं गुड़िया बेटी, जंगल में बहुत खतरा है, ऐसे मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दे सकती। मैं बस कालू भाई के बारे में सोच रही हूँ। उन्होंने अपना कारोबार बंद कर दिया है और ना जाने कौन सी सोच में डूबे रहते हैं। उनकी बेटी भूरी भी अब चुपचाप रहती है। हाँ मम्मा, भूरी से मेरी बात हुई थी, उसकी मम्मा सारे पैसे लेकर चली गई। कालू अंकल के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो फिर से अपना कारोबार शुरू कर सके, इसलिए मम्मा वो इतने उदास रहते हैं। अच्छा तो ये बात है। और फिर रानो चिड़िया कुछ देर सोचती है और अपने घोंसले से निकल जाती है। उसके पास कुछ पैसे रखे थे, वो उन पैसों को ले जाकर कालू कौवे को दे देती है। कालू भाई, आपने परेशान नहीं होना,
गोरी तो थी ही ऐसी। अगर वो चली गई इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी जिंदगी ही यही रोक दें। आपने मेहनत करनी है और अपनी बेटी भूरी का भविष्य संवारना है। रानो बहन, अब मेरे पंखों में वो ताकत नहीं जो मैं अकेला कारोबार संभाल सकूं। गौरी थोड़ी बहुत मदद कर देती थी, वो भी चली गई। अब अकेले मैं सब कुछ कैसे करूँगा? कालू भाई, मैं आपकी मदद करूंगी। चलें, हम दोनों मिलकर फिर से सब कुछ शुरू से शुरू करेंगे। और फिर रानो चिड़िया और कालू कौवा दोनों मिलकर फिर से मेहनत करते हैं। रानो चिड़िया गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़ा बनाती है और कालू कौवे के साथ बाजार में बेचती है। उनका कारोबार फिर से पहले की तरह शुरू हो जाता है। एक दिन एक भूखी परी रानो चिड़िया के पास आती है और वो उससे कुछ भोजन मांगती है। उस परी की जादुई छड़ी खो चुकी थी। छोटी चिड़िया, क्या तुम मुझे खाने को कुछ दे सकती हो? मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरी जादुई छड़ी भी खो चुकी है। अगर तुम मुझे कुछ खाने को दे दो तो मेरा भला हो जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरे पास ज्यादा तो कुछ नहीं, परंतु ये ब्रेड पकोड़ा है। तुम ये खाकर अपनी भूख बुझा लो। लेकिन चिड़िया, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या तुम ये मुझे फ्री में खिला सकती हो? हाँ हाँ, अगर तुम भूखी हो तो ऐसे ही खा लो। बात रही पैसों की, तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता। और फिर जादुई परी वो ब्रेड पकोड़ा खाती है। रानो, मैं बस जंगल का कोई ऐसा परिंदा ढूंढ रही थी जो निस्वार्थ हो और मदद कर सके। तुमने मेरी परीक्षा को पार कर लिया है। अब मैं तुम्हें एक जादुई घर दूंगी जिसमें किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर देखते ही देखते वो परी रानो चिड़िया के लिए एक सुंदर पकोड़े का घर बना देती है। वो घर देखकर कालू कौवा, रानो चिड़िया बहुत खुश हो जाते हैं और बच्चे तो खुशी से कूदने लगते हैं। ऐसे ही रानो चिड़िया और कालू कौवे का कारोबार खूब चलता है और पकोड़े के घर में वो हंसी खुशी रहने लगते हैं। सुबह का समय था। पानी की ठंडी बयार बह रही थी। उसी किनारे पर रानो चिड़िया ने छोटी सी जमीन चुनी थी जहां उसने फूल गोभी बोने की तैयारी की। उसके साथ उसके दोनों बच्चे भी थे। देखो बच्चों, यही हमारी जमीन है। यही हम फूल गोभी बोएंगे। नदी का पानी पास में है। मिट्टी भी गीली और उपजाऊ है। वाह माँ, कितना अच्छा है ये खेत। हाँ माँ, और जब बड़ी बड़ी गोभियाँ निकलेंगी तो मैं उन पर बैठकर झूला झूलूंगा। अरे पगले, गोभी झूला नहीं होती। हाँ, ये हमारा खाना है, हमारा सहारा है। मेहनत करोगे तभी मीठा फल मिलेगा। जंगल में धीरे धीरे सूखे की आहट सुनाई देने लगी थी। कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी। रानो चिड़िया को अपने बच्चों और आने वाले दिनों की चिंता सताने लगी। अगर वक्त पर बारिश ना हुई तो जंगल में खाने की कमी हो जाएगी। मुझे अपनी फूल गोभी की खेती पर पूरा भरोसा है। यही बुरे वक्त में हमारा सहारा बनेगी। रानो जानती थी कि इतनी बड़ी जमीन पर अकेले खेती करना आसान नहीं है। उसे दोस्तों की मदद चाहिए थी। इसलिए वो अपने सबसे करीबी दोस्तों के घर जाने का फैसला करती है। रानो सबसे पहले कबूतर के घर पहुंची। कबूतर घर के बाहर डाल पर बैठा था। भाई कबूतर, नमस्ते। अरे बहन रानो, कैसे आना हुआ? भाई, जंगल में सूखा पड़ सकता है, इसलिए मैंने नदी किनारे फूल गोभी की खेती शुरू की है। पर खेत बड़ा है, मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी। अगर तुम थोड़ा हाथ बटा दो तो। अरे बहन, मैं तो अभी अपने घर का काम संभाल रहा हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें दाना जुटाना पड़ता है। खेती का काम मेरे बस का नहीं है। ठीक है भाई, जैसे तुम्हें ठीक लगे। फिर रानो गोरैया के घर पहुंची। गोरैया अपने बच्चों को चहचहाते हुए दाना खिला रही थी। बहन गोरैया, कैसी हो? अरे रानो, मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ। बहन, मैंने फूल गोभी बोई है, पर खेत बड़ा है और अकेले मुझसे नहीं होगा। अगर तुम थोड़ी मदद कर दो तो। अरे बहन, मेरे तो हाथ पांव पहले से ही व्यस्त हैं। सुबह से दाना ढूंढो, फिर बच्चों को खिलाओ, फिर घोंसले की मरम्मत करो। मेरे पास तो खेती के लिए वक्त ही नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं बहन। थोड़ी उम्मीद लेकर रानो टुकटुकी चिड़िया के घर पहुंची। टुकटुकी बहन, खेती का काम संभालना आसान नहीं, पर अगर तुम साथ दो तो। देख बहन, मुझे भी अपने काम हैं।
ऊपर से मेरी सास आई हुई है, उनका भी ध्यान रखना है। खेती का काम मेरे बस का नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं बहन। रानो निराश होकर लौट रही थी। तभी पास की डाल पर बैठा लाल बंगाली तोता सब सुन रहा था। उसका मन भर आया। ए रानो दीदी, तुम इतना दुखी क्यों हो रहे हो? अरे तोता भाई, तुम यहाँ थे? तुमने सब सुना? हाँ दीदी, सब सुना, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम भी खेत में मिट्टी खोदबो, पानी डालबो, सब करबो। सच? तुम अकेले ही मेरी मदद करोगे? अरे दीदी, दोस्ती का असली मतलब यही है। अब हम दोनों मिलकर गोभी उगाएंगे। नदी किनारे जहाँ रानो का खेत हरा भरा दिखता था, वहीं पास में कालू कौवे का खेत सूखा और बंजर पड़ा था। मिट्टी फट चुकी थी और उसमें से न तो पत्ते निकले न फूल गोभी। धत तेरी किस्मत, इतनी मेहनत की, फिर भी खेत खाली का खाली, सब बेकार चला गया। अरे कालू, तुमसे खेती ना हो पाएगा। देखो, रानो का खेत स्टेडी स्टेडी ग्रो हो रहा है, हरी भरी गोभियां निकल रही हैं। तो क्या करूं, अब भूखा मरूं? गोरी ने थोड़ी देर सोचा, फिर चालाकी से मुस्कुराई। हम क्यों मेहनत करें, दूसरों का तैयार खेत है ना। चलो, रानो की गोभी चोरी कर लेते हैं। क्या चोरी? हाँ, अब यही तरीका है। रानो की गोभी स्टेडी स्टेडी ग्रो हो रही है, बड़ी बड़ी गोभियां। हम रात में जाकर आधा खेत साफ कर देंगे। कालू कुछ देर सोच में पड़ गया। तो तय हो गया, रात होते ही हम रानो की गोभी चुराएंगे। चांदनी रात में दोनों नदी किनारे उड़ते हुए रानो के खेत की तरफ जा रहे थे। रानो अपने बच्चों और बंगाली तोते के साथ खेत की देखभाल कर रही थी। चलो बेटा, पानी डाल लो और पत्तियों पर ध्यान रखना। माँ, मेरी गोभी बड़ी हो रही है, देखो हरी हरी पत्तियाँ। तभी लाल बंगाली तोता एक तरफ बैठकर आसमान की ओर झांकने लगा। उसकी आंखें थोड़ी चौकस हो गईं। दीदी, हमरा कुछ तो गड़बड़ लगता है। देखो वहाँ पे, अरे हाय, दो परछाइयाँ धीरे धीरे हमारी खेत के तरफ आ रही हैं। कौन? कहाँ? दीदी, वही कालू कौवा और गोरी। देखो देखो, धीरे धीरे हमारी गोभी के पास आ रहे हैं। रानो का दिल धक धक करने लगा। वो जानती थी कि अकेले वो इन चोरों का सामना नहीं कर सकती। तोता भाई, हमें जल्दी से कोई योजना बनानी होगी। इन्हें पकड़ने का मौका सिर्फ एक ही बार मिलेगा। दीदी चिंता मत करो, हमरा पास बहुत प्लान है। रानो और तोता धीरे धीरे खेत में जाल बिछाने लगे, लेकिन जब कालू ने एक बड़ा गोभी का पत्ता पकड़ने की कोशिश की, तभी नीचे से जाल खिंच गया और दोनों फंस गए। जाल ऊपर की ओर उठ गया और घेर दे ऐसी तरह कि वे आगे पीछे हिल डुल भी ना सके। अरे छोड़ो छोड़ो हमें, बस थोड़ी सी टेस्टिंग कर रहे थे। हम बस भूखे थे। क्यों चोरी? तुम्हें मेहनत करके खाना नहीं चाहिए था। तुमने हमारी मेहनत को चुराने की कोशिश की। रानो दीदी, हमको माफ कर दो, हमें पछतावा हो रहा है। हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तुम माफ तो कर रही हूँ, पर एक शर्त पर। हाँ हाँ, हम वादा करते हैं। रानो ने रस्सियाँ खोली और दोनों को छोड़ दिया। कई दिनों के बाद जंगल पर सूखा पड़ गया। सब तरफ खाने की किल्लत हो गई। रानो के पास उसकी मेहनत की फसल थी। अरे देखो, रानो दीदी के पास तो खाना है। हम क्यों मदद नहीं किए थे? हाँ, सच में हमने बहाना बनाया कि व्यस्त हैं। अब देखो, भूख लगी है और हमारी गलती सामने है। चलो सब, हम रानो दीदी के पास जाएं, उनसे माफी मांगे और थोड़ा भोजन मिले। जैसे ही सभी पक्षी रानो के खेत के पास पहुँचे, अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। कालू कौवा भी भूख की आस में वहीं आया। उसने सोचा, अगर रानो की फसल मिल गई तो उसका पेट भर जाएगा। रानो, कुछ गोभी मुझे दे दो, मेरी पत्नी घर पर भूखी है। पर तभी एक बड़ा पेड़ जो खेत के पास हिल रहा था, हवा की ताकत से गिरने ही वाला था। सभी जल्दी, पेड़ गिरने वाला है। सभी पक्षी तुरंत दौड़े और पेड़ को दूसरी ओर गिरा दिया। रानो की फसल बच गई। आप सबने मिलकर मेरी फसल बचाई। सच में मैं आप सबको माफ करती हूँ।
और हाँ, आप सभी को भोजन भी मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दूसरों की मदद करना और साथ देना हमेशा जरूरी है।